हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस एम एस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ेंगे आज यानी द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसमें हम मानव के नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है लगभग 7वां चैप्टर है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। 13 चैप्टर आपके साइंस में आ रहे हैं। आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नियर है, बहुत ही पास में है। लगभग 18 तारीख या 20 तारीख जो भी आपका एग्ज़ाम का है। तो आपको क्या करना है, सभी 13 के 13 वीडियो आपको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, बार बार रिपीट करोगे तो आपका पूरे साल की जो मेहनत है, पूरे साल की मेहनत आप 13 वीडियो में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ये वीडियो ज़्यादातर बच्चों तक पहुंच पाए। ठीक है, आप अपने स्कूल के ग्रुप में ही भेज सकते हो ताकि वो जो है अपना रिवीजन कर पाए। आपके दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो। ठीक है, तो हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर, जो कि है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन आई जो है ये क्या होता है, तो ये हमारा एक जो 5 सेंसेस होते हैं, जो 5 सेंसेस होते हैं, 5 जो आपके ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनमें से एक आपका क्या है, ह्यूमन आई, जो कि हमें किसमें देखने में, हमें हेल्प अस टू सी, यानी देखने में मदद करता है। ठीक है, जो आई है, जो आंख है, वो 5 इंद्रियों में से एक है जो कि हमें देखने में मदद करता है। अगर मैं आई की बात करूंगा तो कई बार ये क्वेश्चन आया है कि आई जो है वो लोकेटेड कहाँ पे है, तो सॉकेट इन द स्कल, यानी स्कल यानी ये जो खोपड़ी है, तो खोपड़ी के अंदर ही तो है आंख धसा हुआ। ठीक है, तो ये खोपड़े में ही जो है हमारा क्या है, आंख धसा हुआ है। ठीक है, इसका डायमीटर क्या होता है, तो आई हमारा गोल होता है ना, तो गोल यानी गोल, और इसका डायमीटर ये जो है ये, तो ये कितने, तो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। तो आगे जो हम बात करते हैं सबसे पहले, यानी आई के जो पार्ट होते हैं उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, यानी आई के पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आई का जो पार्ट होता है वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया यानी हमारा जो है, अगर मैं देखूंगा तो आई का जो है, आई का गोल स्ट्रक्चर होता है, तो उसका सबसे जो बाहरी परत होता है ना, जो बाहरी आउटर लेयर जो होता है, बाहरी परत जो होता है, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। यहीं से प्रकाश जो है एंटर करती है हमारे आंखों के अंदर। ठीक है, तो कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कॉर्निया होता है, यानी इसको जो है श्वेत मंडल भी या स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। और ये जो है आपका क्या होता है, कॉर्निया, तो ये आउटर मोस्ट, आई का सबसे बाहरी भाग, आई का सबसे बाहरी भाग क्या होगा, कॉर्निया होगा। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पारदर्शी होता है। और क्या करता है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, मतलब यहीं से लाइट जो है आपके आंखों के अंदर आएगी। तो बताओ सबसे पहला पार्ट आई का क्या है, कॉर्निया। यहाँ ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यहीं से आंखें, ये जो लाइट है ना, यहीं से एंटर करती है। ठीक है, लेंस, हमारे आंखों में लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है हमारे आंखों में, तो यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल जो है, उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूंगा तो लेंस यानी इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस, यानी ये फाइब्रस यानी रेसिस से बना होगा। ठीक है, फाइबर से बना होगा ये। और जेली लाइक मटेरियल, हमारा जो आंख है वो थोड़ा सॉफ्ट सा होता है, जेली लाइक मटेरियल इसमें मौजूद होता है। ठीक है, प्रोवाइड द फोकस्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। तो हमारा ये लेंस कौन सा होता है, क्या बताया था, कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और ये कौन सा आपका, ये इमेज कैसा बनाएगा, तो रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। अगर मैं आपको देख रहा हूं तो क्या आप जो है भैंस दिखाई दोगे मुझे, नहीं ना, आप तो मुझे जो है लगभग, आप जो भी हो, राहुल हो या जो भी हो, तो आपको अगर मैं देखूंगा तो आप ही दिखाई दोगे, तो ये रियल इमेज बनाएगा। ठीक है, और ये कैसा बनाएगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। इमेज कहां पे बनती है, रेटिना पर। रेटिना क्या होता है, तो ये आंख है हमारा, आंखों का सबसे बाहरी परत क्या होगा, अभी पढ़ा था, कॉर्निया। और ये जो आंखों के अंदर से, मतलब यहां से लाइट प्रवेश करती है और यहाँ पे आपका जो है पिक्चर बनाएगी, यहाँ पे, इसको हम रेटिना कहते हैं। तो आंखों का जो सबसे लास्ट वाला जो परत होगा ना, उसको हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, तो रेटिना पे पिक्चर बनेगा, कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, यानी रियल और इन्वर्टेड, यानी IR, इन्वर्टेड एंड रियल, IR बनेगा। यानी आपका जो है ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, और ये रियल बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा। आइरिस क्या होता है, तो ये हमारा देखो आंख है। अब आंखों में ये जो है ये होता है आपका कलरफुल वाला जो होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, ये जो पार्ट है,
इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइरिस। आंखों का जो कलरफुल जो पार्ट है ना, जो ब्राउन कलर का या ब्लू कलर का या जो ब्लैक कलर का होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस यानी पड़ी ताड़िका। ठीक है, तो आइरिस जो है ये डार्क मस्कुलर आपका डायफ्राम है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। तो अगर मैं देखूंगा ना, तो आइरिस के अंदर भी एक छोटा सा बिंदु होगा, आइरिस के अंदर भी एक छोटा सा यहाँ पे एक बिंदु होगा, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूपिल यानी पुतली। तो अगर हमें लाइट कम चाहिए होगा तो प्यूपिल को छोटा कर देगा, ये आइरिस जो है इसको कंट्रोल करता है। अगर लाइट ज्यादा चाहिए तो इसको बड़ा कर देगा प्यूपिल को। तो प्यूपिल को कंट्रोल करने का, पुतली को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आइरिस। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पहला बताओ कॉर्निया होता है। कॉर्निया आंखों का सबसे बाहरी पड़ है। फिर मैंने बताया लेंस, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होगा, रियल इन्वर्टेड जो है पिक्चर बनाएगा। कहां पे बनाएगा पिक्चर, रेटिना पे। फिर हमारा जो है आइरिस होता है। आइरिस क्या बोलोगे, तो ये कलरफुल एरिया होता है हमारे आंखों का, जो ब्राउन, ब्लैक या आपका जो है ग्रीन ऐसे में होता है। ठीक है, और ये किसको कंट्रोल करता है, प्यूपिल को यानी पुतली को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर मैं देखूंगा नेक्स्ट, तो रेटिना, अभी बताया मैंने रेटिना क्या होता है। अगर मैंने अभी बताया आपको रेटिना क्या होता है, तो ये आंखों का ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये लास्ट वाला जो पार्ट है, इसको हम रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये वाले पार्ट को हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, और यहीं पे हमारी क्या बनती है, पिक्चर बनती है। कैसे बनती है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये देखो आपका जो आंख है, हमने चलो सबसे पहले पढ़ ही लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो फार पॉइंट क्या होता है, दूरस्थ बिंदु क्या होता है, हम मैक्सिमम कितना देख सकते हैं। तो मैक्सिमम तो हम तारों को भी देख लेते हैं, मैक्सिमम तो हम सूरज को भी देख लेते हैं। तो यानी हमारा जो है, जो मैक्सिमम तो हम चांद को भी देख लेते, तो मतलब मैक्सिमम दूरी क्या हमारा, तो इन्फिनिटी है। हम इट इज द वैल्यू इन्फिनिटी, अनंत। फार पॉइंट क्या है हमारा, इन्फिनिटी है यानी अनंत है। हम मैक्सिमम कितना भी देख सकते हैं, अनंत है। ठीक है, नियर पॉइंट कितना है, नियर पॉइंट जो इजीली आप देख सकते हो, यानी नियर पॉइंट हमारा क्या है, तो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है आपका, तो 25 सेंटीमीटर है आपका जो आपका नियर पॉइंट है। ठीक है, यानी फार पॉइंट कितना है आपका, मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी तक कितना भी देख सकते हो, और जो नियर पॉइंट है वो बोलोगे 25 सेंटीमीटर। यानी हम न्यूनतम हम कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर इजिली देख सकते हैं। देख तो मैं इधर भी सकता हूं, लेकिन इजिली मैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पे देख सकता हूं। ठीक है, तो यानी मैं क्या बोलूंगा कि मतलब नियर पॉइंट कितना मेरा, तो नियर पॉइंट है मेरा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो सबसे मेन क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं, अकोमोडेशन क्या होता है, समंजन क्षमता क्या होती है, अकोमोडेशन क्या होती है। तो हमें जो है, हम जैसे कि थिएटर में आप जाओगे तो थिएटर में क्या होता है, लाइट कम होती है, तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती है ना। जब आप धूप में आओगे तो आपकी आंखें छोटी हो जाएगी। तो इसी को हम जो लाइट को कम ज्यादा करते हैं, हम जो आंखों में लाइट को कम ज्यादा करते हैं, इसको हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो यानी समंजन क्षमता यानी अकोमोडेशन क्या होता है, तो एबिलिटी ऑफ द आई लेंस। किसकी एबिलिटी है ये, लेंस की एबिलिटी है, आई लेंस की एबिलिटी है, आई लेंस की क्षमता। अकोमोडेशन मतलब समंजन क्षमता किसकी क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है। अकोमोडेशन जो है इसमें होता है एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, यानी एबिलिटी ऑफ लेंस है जो कि हमारे लेंस की फोकल लेंथ को यानी फोकस दूरी को जो है एडजस्ट करता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। ठीक है, और ये जो हमारा किसकी हेल्प से, सिलियरी मसल्स की हेल्प से। सिलियरी मसल्स जो है ना, वो क्या कर देता है, लाइट अगर कम चाहिए तो उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, लेंस को दबा देगा। ठीक है, और अगर लाइट ज्यादा चाहिए तो रिलैक्स कर देगा, यानी उसको फैला देगा लेंस को। ठीक है, तो सिलियरी मसल्स आपके लेंस को कंट्रोल करता है, लेंस के ऊपर और नीचे पाया जाता है। ठीक है, उसको पक्षमाभी पेशा कहते हैं। तो बताओगे मुझे समंजन क्षमता यानी अकोमोडेशन क्या होता है, तो बोलोगे अकोमोडेशन जो है एबिलिटी है, लेंस की एबिलिटी है। लेंस की एबिलिटी है, क्या करता है ये, तो एडजस्ट करता है फोकस दूरी को, फोकल लेंथ को, यानी लाइट को एडजस्ट करता है। ठीक है, किसकी हेल्प से, सिलियरी मसल्स के यानी पक्षमाभी पेशियों की हेल्प से। ठीक है, तो ये आप बता दोगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, ये देखो, तो ये पिक्चर ऑफ आई जो है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि पिक्चर ऑफ आई का जो है डायग्राम या तो ड्रॉ करने के लिए बोल देगा या तो नाम पूछ लेगा। तो बताओ ये सबसे बाहरी लेयर क्या है, तो कॉर्निया है ना। कॉर्निया क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर, ये जो पूरा है आंखों का सबसे बाहरी परत कॉर्निया। ठीक है, ये आपका लेंस हो गया, कौन सा लेंस है आपका, तो आई लेंस हो गया यानी कॉन्वेक्स लेंस हो गया। फिर ये हमने लास्ट वाला पार्ट क्या पढ़ा था, तो लास्ट वाला पार्ट जो है ये क्या है हमारा, ये जो है ये, तो ये क्या हमारा रेटिना होता है, यहीं पे पिक्चर बनती है। ठीक है, अगर मैं देखूंगा तो
ये जो हमारा आंखों का जो व्हाइट व्हाइट सा पार्ट होता है उसको स्क्लीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लीरा। स्क्लीरा कहते हैं, श्वेत मंडल कहते हैं, श्वेत मंडल। यानी स्क्लीरा क्या होता है? आंखों का जो ये व्हाइट लेयर होता है, यहाँ पे जो ये जो आंखों का व्हाइट लेयर है ना, ये वाला, इसको हम स्क्लीरा कहते हैं। ठीक है। फिर हमारा जो है आंखों में यहाँ पे कौन होता है? प्यूपिल होता है। यहाँ पे प्यूपिल होता है, प्यूपिल यानी पुतली। ठीक है। पुतली को कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस, है ना। अब ये जो आपका ये मैंने बोला था ये सिलेरी मसल्स होता है। ये जो है ये सारे क्या है? सिलेरी मसल्स यानी पक्षमाभी पेशियां। ठीक है। सिलेरी मसल्स होता है, ये हमारे लेंस को कंट्रोल करने का काम करता है, लेंस को छोटा बड़ा करता है। ठीक है। और ये होता है हमारा ऑप्टिक नर्व। ये होता है ऑप्टिक नर्व, यानी जैसे हमारा इमेज जो आंखों पे तो बनी, लेकिन आंखों से इमेज जो है ब्रेन को कौन सेंड करता है? ऑप्टिक नर्व। यानी ऑप्टिक नर्व जो है ऑप्टिक नर्व सेंड करता है आंखों से इमेज को। कहां पे सेंड करेगा? ब्रेन पे। इमेज कहां पे बनेगा? रेटिना पे। ठीक है। तो जितना आपको बताया है उतना याद रखना। ठीक है। तो अब हम आते हैं मायोपिया। तीन चार प्रकार के दोष हैं आई के, और ये बहुत रिपीटेड हैं, कई बार क्वेश्चन में आता है। यानी किसी को दूर का नहीं दिख रहा है तो मतलब कौन सी बीमारी है, किसी को पास का नहीं दिख रहा है तो कौन सी बीमारी है, तो ये कई बार रिपीटेड होता है। ठीक है। तो पहला आपका मायोपिया, इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। नाम जैसा काम वैसा नहीं है। नियर साइटेडनेस में इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, लेकिन इसमें निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। मतलब उल्टा कर दोगे। ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक है। और दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा, उल्टा होता है। ठीक है। तो मायोपिया जो है, मायोपिया को क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस कहते हैं। ठीक है। इसका नाम नियर साइटेडनेस क्यों पड़ा? तो मेन कारण ये है कि जब लाइट जो है ना, लाइट जब आंखों के अंदर कॉर्निया से एंटर करती है तो ये पहले ही आपका जो है पिक्चर बनाते हैं, रेटिना से पहले ही। तो नियर में ही, रेटिना से नियर में ही आपका पिक्चर बन गया ना, इसलिए इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस। ऐसा क्यों होता है? कि आंखों का आकार, सिंपल सी बात है, आंख जो है नॉर्मल आइज जो है लगभग ऐसा होता है, तो यहाँ पे आपका जो है कहाँ पे बनेगा? यानी रेटिना पे बनेगा। लेकिन आंख अगर बड़ा हो गया, अगर आंखों का आकार अगर बड़ा हो गया तो यानी ये क्या होगा? आपका पहले ही आपका ये लाइट बेंट हो जाता है रेटिना से पहले ही, इसलिए इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, आंखों का आकार बड़ा होने के कारण। ठीक है। तो नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया में क्या होता है? आंखों का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है। आईबॉल जो है, आईबॉल का साइज बड़ा हो जाता है और आपका जो फोकस दूरी है, जो फोकल लेंथ है, वो पहले ही बन जाता है। ठीक है। लाइट पहले ही बेंट हो जाएगा। ठीक है। तो यानी आप बता दो कि मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया जो पर्सन होता है कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियर बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब निकट दृष्टि दोष वाला जो है निकट की वस्तुओं को तो देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, उल्टा होता है। ठीक है। याद रखना, निकट दृष्टि दोष में निकट को देख सकता है लेकिन दूर को नहीं देख सकता, उल्टा याद रखना। ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, अभी बताया था ना, इमेज कहां पे बनना था? रेटिना के आगे, रेटिना के सबसे आगे बन गया था, पहले ही बन गया था, रेटिना से पहले इमेज बन गया था, है ना। क्यों? क्योंकि आंखों का आकार बड़ा हो जाता है इसमें। ठीक है। और इसमें क्या होता है? द फार पॉइंट ऑफ जो मायोपिक लेंस इज लेस देन इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनिटी से इनका जो फार पॉइंट है ना, कम हो जाता है। मतलब हमारी दूर की देखने की जो क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है। ठीक है। क्योंकि दूरस्थ बिंदु हम मैक्सिमम कितना देख सकते हैं? इन्फिनिटी पे, लेकिन इसमें हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है। कॉज क्या है? कारण क्या है मायोपिया के? तो अभी बताया था, आंखों का आकार बड़ा होना, यानी एक्सेसिव, यानी एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, आईबॉल का बड़ा हो जाना, या नहीं तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी कुछ ज्यादा ही कर्वेचर, मतलब चेंज आ जाना, आई लेंस में थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाना। ठीक है। यानी ये बता दोगे। तो अगर मैं बात करूंगा, बताओ मायोपिया किसका नाम है? नियर साइटेडनेस का, यानी निकट दृष्टि दोष का। इसमें क्या दिखता है? तो कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब नियर ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, पास की चीजों को देख सकते हो, लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख सकते। ठीक है। कारण क्या है? आईबॉल का बड़ा हो जाना, लेंस में गड़बड़ी आ जाना। ठीक है। ये कारण है। ठीक है। तो अगर मैं इसमें करेक्शन देखूंगा तो करेक्शन में क्या यूज करूंगा? तो निकट दृष्टि दोष है, यानी मायोपिया है, तो निकट के लिए हम जो है लगभग कौन सा लेंस? तो निकट वाला लेंस, जिसके दोनों कोने पास में आएंगे, निकट वाले आएंगे। ठीक है। यानी ये हम जो है कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस। यहाँ पे क्या होगा आपका? तो पहले जो है आपका कहाँ पे बनता था? पहले रेटिना के पहले बन जाता था इमेज, लेकिन अब रेटिना पे, अब ये अगर जब हम कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो रेटिना पे आपका पिक्चर बनेगा। ठीक है। तो ये आपका दोष है, और दोष को मैंने ठीक किससे किया है? कॉनकेव से। कॉनकेव मतलब उत्तल नहीं, अवतल लेंस से किया है। ठीक है। तो इतना याद रखना। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा। तो ये हमारा देखो यहाँ पे आपका ये आपका जो है दोष दिखाया गया है। ठीक है। मायोपिया का, और इसको ठीक करके आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक करके यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है। तो अब हम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष कहते हैं।
और उल्टा काम बता दोगे, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी कैन सी, यानी अफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट, दूर का तो देख सकता है लेकिन कान से नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, पास की चीजों को नहीं देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा। क्यों, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा फिर? तो सेम क्या होता है इसमें कि पहले जो आंखों का आकार क्या होता है, नॉर्मल सा होता है, तो रेटिना पे आपका पिक्चर बन रहा था, लेकिन अब जो आंखों का आकार छोटा हो जाएगा, अगर छोटा हो जाएगा तो लाइट क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी, रेटिना के पीछे इमेज बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। अब पार हो गए ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, क्योंकि दूर रेटिना से दूर बन रहा है, ठीक है, इसको दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यह दूर वाला, ये जो लाइन है ना, ये दूर वाला लाइन, यानी ये दोनों लाइन दूर जा रही है ना, एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी हम जो है कॉन्वेक्स यूज करेंगे, यानी उत्तल लेंस यूज करेंगे इसको ठीक करने के लिए, ठीक है। उत्तल लेंस यूज करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका इमेज जो है रेटिना पे बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो यानी अफेक्टेड पर्सन कैन सी क्लियरली, यानी फार ऑब्जेक्ट लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा लेकिन पास का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, तो आपका नियर पॉइंट ऑफ द आई मूव्स अवे फ्रॉम द, मतलब यहाँ से दूर चला जाता है, ठीक है। और इमेज कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड द रेटिना। अभी बताया था इमेज कहाँ पे बनता है, रेटिना के पीछे बन जाता है, इसी के कारण होता है, अभी बताया था आपको, ठीक है। कारण क्या है, तो अभी बताया था मैंने, आंखों का आकार छोटा हो जाना है ना, आई बॉल का बिकम टू स्मॉल, आई बॉल जो है वो आंखों का आकार छोटा हो जाना, या नहीं तो आप बता दोगे वो लेंस में गड़बड़ी आ जाना, या लेंस में जो है गड़बड़ी आ जाना, ये बता दोगे, ठीक है। करेक्शन क्या बताया अभी मैंने, तो कॉन्वेक्स लेंस बताया है, इतना आप याद रखना, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे दो रोग हमने तो कर लिए, ठीक है। ये देखो आपको करेक्शन करके आपको मेन दिखाया गया है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे। अब हमारा होता है प्रेस बायोपिया, जिसको जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, आपका ना तो पास का दिखेगा ना तो दूर की दिखेगा, यानी ब्लर दिखेगा, दोनों ही आपको ब्लर दिखेगा, ठीक है। तो जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, यानी हमें ना तो पास का दिखता है ना तो दूर का दिखता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। यानी इसमें आपका इट इज डिफेक्ट ऑफ द विजन, यानी आंखों में डिफेक्ट आ जाता है, विजन में डिफेक्ट आ जाता है, अच्छे से दिखाई नहीं देता है, यानी ओल्ड पर्सन में होता है, ठीक है। ओल्ड पर्सन में, जो पुराने, जो बूढ़े पर्सन तक कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, यानी आंखों की संवेदन क्षमता कम हो जाती है इसमें, यानी आपके जो ओल्ड पीपल में होता है, यानी लेंस में खराबी आ जाती है, आपके आई बॉल में खराबी आ जाती है, तो ये सब बता दोगे, ठीक है। इसमें पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, ठीक है। इसमें अगर हम देखेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, इसमें सब कुछ खराब बोल देना कि मतलब सिलेरी मसल्स का खराब हो जाना, वो खराब हो जाता है, या लेंस खराब हो जाता है, या जो फ्लेक्सिबिलिटी है लेंस की वो खराब हो जाती है, या अकोमोडेशन खराब हो जाता है। अकोमोडेशन तो लेंस की ही पावर बताता है ना, याद आया, अकोमोडेशन लेंस की पावर है जिससे फोकल लेंथ जो है वो एडजस्ट होता है ना, यही बताया तो था। तो मतलब करेक्शन क्या है, तो आपको बोथ यानी बाई फोकल लेंस यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का। चलो इधर देखो, अब आपसे पूछा जाता है यानी कहाँ पे कॉनकेव होगा, तो एक चश्मा बनाया जाता है और इसमें पूछा जाता है कि आपको चश्मा मतलब जो है मुझे बताओ कॉनकेव कहाँ पे होगा, कॉन्वेक्स कहाँ पे होगा। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में इधर देखोगे यानी उत्तल और अवतल में अगर तुम देखोगे तो सबसे पहले अगर तुम देखोगे उत्तल का छोटा है, उत्तल जो है वो छोटा है, यानी यहाँ पे आपका उत्तल होगा, ठीक है, अक्षर कम है यानी यहाँ पे आपका उत्तल होगा, और अवतल में ज़्यादा अक्षर है तो ये बड़े वाले जो पार्ट होगा ये अवतल होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, यहाँ पे दोनों लेंस यूज़ किया जाता है, उत्तल मतलब छोटे पार्ट में, उत्तल का अक्षर भी कम है तो उत्तल छोटे पार्ट में, और अवतल जो है बड़े पार्ट में, ठीक है। यानी इंग्लिश में भी देखोगे तो सिंपल से ज़्यादा कॉन्वेक्स में कम वर्ड है और कॉनकेव में जो है कॉनकेव में ज़्यादा वर्ड है, ठीक है, कॉनकेव में ज़्यादा वर्ड है, तो कॉनकेव ऊपर और कॉन्वेक्स नीचे, ठीक है। क्लियर है इतना, ओके, बहुत अच्छे। तो अगर मैं देखूंगा तो ये सब आपने देख लिया, तो इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ही परेशान होता है वो आदमी, ठीक है। तो अभी हमने 3 रोग पढ़े हैं आई के, पहला तो मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, तो नियर का तो देख सकते हैं लेकिन दूर का नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और बोलोगे मतलब जो मायोपिया है
उसमें कौन सा हम लेंस यूज करते हैं ठीक करने के लिए? मायोपिया मतलब पास, निकट दृष्टि दोष, तो पास में लाइनें आ जाएगी, है ना। लाइनें अगर पास में आ जाएंगी तो क्या बनेगा आपका? तो कॉनकेव बनेगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमने आंखों का आकार कैसा हो जाता है? तो आंखों का आकार जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है। और पिक्चर कहाँ पे बनता है? तो पिक्चर रेटिना के सामने बनता है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया किसको कहते हैं? दूर दृष्टि दोष को। इसमें दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? लेंस कौन सा यूज करेंगे? तो जो लाइनें दूर दूर जाने वाली, ये वाला, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। तो आप बताओगे यानी जो हाइपरमेट्रोपिया है, जो दूर दृष्टि दोष है, उसमें आंखों का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, तभी तो छोटा हो जाएगा तो दूर जो है आपका रेटिना के पीछे आपका जो है इमेज बनेगा, ठीक है। तो यानी ये सब बता दोगे। फिर जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? तो आपका दोनों ही, ये हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया दोनों से ही बंदा परेशान रहता है। सिलियरी मसल्स खराब हो जाती है उसकी, यानी पक्षवायु पेशियां खराब हो जाती है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, एज के कारण होता है, ये सब कारण बता दोगे, ठीक है। और इसमें हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? तो बाइफोकल लेंस, यानी अवतल उत्तल दोनों ही, ठीक है। उत्तल नीचे, अवतल ऊपर होता है, ठीक है। तो यहां तक हमने इसको कर लिया। अब हमारा अब एडवांटेज क्या है आई का इन फ्रंट ऑफ द फेस? हमारे आंखों के आगे जो है वो आई होने के एडवांटेज क्या है? तो पहला तो ये वाइडर फील्ड आपको व्यू देता है। अगर आंखों के आगे है तो हमें ज्यादा चीजों को आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। और इनहेंस द एबिलिटी ऑफ डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट या प्रोवाइड्स द डायमेंशनल व्यू। तो जो आप 3D डायमेंशनल में जो आप 3D में चीज़ों को देख पाते हो, ये आप आंख जो हमारे फेस के आगे है इसलिए आप देख पाते हो, ठीक है। तो ज़्यादा एरिया आप इसमें, तो ये ज़्यादा मेन तो है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें आप देख सकते हो। यानी व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया में? तो हाइपर मतलब फार साइटनेस में, तो दूर दूर हट जाएगा लाइन, यानी दूर दूर लाइन किस में हटता है आपका? तो किस में? तो कॉन्वेक्स वाले में, यानी उत्तल वाले में। मायोपिया नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, तो पास में लेंस आ जाएगी, लाइन आ जाएगी, तो यानी अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस यानी कॉनकेव, तो ये याद रखना, ठीक है। नेम ऑफ द डिफेक्ट विजन इन विच आई लेंस लूजेस इट्स पावर ऑफ द अकोमोडेशन ड्यू टू द ओल्ड एज के कारण जो पावर अकोमोडेशन समंजन क्षमता कम हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कौन सी उसको जो है बीमारी हो गई है? तो जरा दूरदृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो कितने अच्छे से क्वेश्चन हमें याद हो रहे हैं। व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया? मायोपिया में जो पर्सन होता है उसका फार पॉइंट जो है वो क्या हो जाता है? तो फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम हो जाता है, याद है ना, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया? यानी हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस यानी दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है। यू कैन यहाँ पे आप जो है ऐसे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देखो, योर फ्रेंड कैन रीड अ बुक परफेक्टली। आपका फ्रेंड जो है परफेक्टली बुक रीड कर सकता है, मतलब पास की चीज़ों को आराम से देख सकता है, लेकिन कैन नॉट रीड द राइटिंग ऑन द बोर्ड की चीज़ों को नहीं देख सकता। तो मतलब पास की चीज़ों को देखना लेकिन दूर की नहीं दिखाई दे रही है उसको, तो पास की चीज़ों को देखना उल्टा वाला, याद है ना, निकट दृष्टि दोष, है ना। तो इसको मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। उसको ठीक करने के तरीके पूछेगा, ये सब। यहाँ पे देखो डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया कर लोगे आप, ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या है ये भी बता दोगे आप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद करना है, ठीक है। अब ये देखो, यानी डिस्पर्सन आपका जो है यहाँ पे लाइट का डिस्पर्सन कैसे हुआ है? तो ये आपका कई बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू 7 constituent colors form a band 7 colors. This phenomenon is called डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है? विक्षेपण क्या होता है? विक्षेपण यानी डिस्पर्सन क्या होता है? तो बोलोगे जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से जाएगी और 7 अलग अलग कलरों में स्प्लिट्स हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। इसका याद करने का तरीका क्या है? विव ग्योर। क्या नाम है? विव ग्योर, ठीक है, विव ग्योर। तो यानी नीचे से चालू करोगे तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड, तो रेड, ऑरेंज, येलो। तो मतलब ये जो विव ग्योर है ये आपका ऐसे, तो सबसे ज्यादा बेंट कौन हुआ है? तो वॉयलेट हुआ है ना। सबसे कम बेंट कौन हुआ है? तो रेड हुआ है, ठीक है, क्योंकि रेड की जो तरंगदैर्घ्य है, जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और बोलोगे वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। वेवलेंथ क्या होता है आपका? तो वेवलेंथ मतलब ऐसे लाइट आती है, मतलब ये जो है, तो ये यहाँ से 2 ऊंचाई की जो दूरी है या 2 जो गहराई की जो दूरी होगी ना, उनको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है?
आपका रेड का, इसीलिए कम बेंट होता है, ठीक है। यानी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का, इसलिए कम बेंट होता है, और वॉयलेट का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा बेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये देखोगे सबसे ज़्यादा बेंट कौन होगा, वॉयलेट, सबसे कम रेड, ठीक है। तो यानी क्या डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन बोलोगे जब व्हाइट लाइट 7 कलर में आपका स्प्लिट्स हो जाए, 7 कलर में विभाजित हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म के थ्रू। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन यानी विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम, ये देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो वही सेम स्पेक्ट्रम भी इजी, कई बार क्वेश्चन आया स्पेक्ट्रम का। द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मतलब डिस्पर्सन के कारण जो व्हाइट लाइट 7 कलर में विभाजित हो गया उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो डिस्पर्सन के कारण जो सफेद लाइट है वो 7 कलर में जो विभाजित हो चुका है उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। समझ में आ गया स्पेक्ट्रम क्या होता है। एक्रोनिम क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट रिप्रेजेंट द सीक्वेंशियल कलर्स इन द स्पेक्ट्रम। जो विवग्योर है, विवग्योर, अब विवग्योर जो आपका सभी कलर का पहला पहला वर्ड से लिया गया ना, तो इसको हम जो है मिला के हमने नाम क्या पढ़ लिया, एक्रोनिम। मतलब जो आपके जैसे जो एड्स होता है, अब एड्स में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अब यहाँ पे आपका सबका आपने पहला पहला अक्षर लिखा और आपने इसको एड्स पढ़ लिया, ठीक है। तो जोन सा हम पहला पहला अक्षर लिख के अगर हम उसको नाम को पढ़ लेते हैं उसको एक्रोनिम कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमने रंग का पहला पहला अक्षर का नाम लिखा और इसको हम पढ़ लिया हमने विवग्योर, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट दैट रिप्रेजेंट द सीक्वेंशियल कलर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के कलर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना उसको हम विवग्योर यानी एक्रोनिम कहते हैं। एक्रोनिम मतलब पहले पहले अक्षर से जो बना हुआ जो है जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं WHO को नहीं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, WHO पहला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है सर, तो इसको एक्रोनिम नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि WHO को मुझे अलग अलग बोलना पड़ेगा। लेकिन मैंने एड्स को मैंने पढ़ लिया, विवग्योर को मैंने पढ़ लिया, तो इसको हम एक्रोनिम कहेंगे, ठीक है। तो वो शॉर्ट आपके जो है शॉर्टकट रास्ते हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है, याद रखना एक्रोनिम कहलाता है। अब रेड जो है देखे होते, रेड सबसे कम मुड़ा था ना, सबसे ज्यादा कौन मुड़ा था, वॉयलेट, सबसे कम कौन मुड़ा था, रेड। तो ये देखोगे तो रेड इज द लीस्ट डेविएटेड, सबसे कम मुड़ा था, है ना। और क्यों मुड़ा था सबसे कम, क्योंकि इसका लार्जेस्ट वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, वेवलेंथ मतलब इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ये वाला, दोनों ऊंचाई की दूरी या दोनों गहराई की दूरी, ठीक है। और वॉयलेट जो है वो मोस्ट सबसे ज्यादा डेविएटेड हुआ था, क्यों, क्योंकि इसका स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है, वेवलेंथ इसका जो है छोटा होता है, ठीक है, इसका वेवलेंथ जो है छोटा होता है, इतना याद रखना, ठीक है। हमने ये तो कर ही लिया था, ये तो आपका याद ही हुआ होगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब ये देखो आपका वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड, व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम कब बनता है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब व्हाइट लाइट को मैं प्रिज्म के थ्रू गुजारूं और वो 7 कलर में विभाजित हो जाए, ठीक है, तो उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसको ही हम डिस्पर्सन भी कहते हैं, विक्षेपण भी कहते हैं। तो ईच कलर हैज अ डेफिनेट वेवलेंथ, सभी का अपना अपना एक वेवलेंथ होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, तरंगदैर्घ्य किसका है, रेड का। सबसे कम किसका है, तो आपका वॉयलेट का, ठीक है। तो वेवलेंथ फॉर द एंगल ऑफ डेविएशन डिफर्स, सभी के जो वेवलेंथ है वो अलग अलग होते हैं, तो सभी का डेविएशन, सभी का विक्षेपण भी अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा विक्षेपित कौन हो रहा था, वॉयलेट, सबसे कम विक्षेपित कौन हो रहा था, आपका रेड। इसीलिए क्या होता है कि रेड इज द लीस्ट डेविएटेड, सबसे कम विक्षेपित है, और वॉयलेट जो है सबसे ज्यादा डेविएटेड हो रहा है, सबसे ज्यादा विक्षेपित हो रहा है। इसीलिए आपका जो है क्या होता है, एंगल ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब आपके 7 कलर में विभाजित कर देगा। क्या बताओगे, स्पेक्ट्रम जो है वो 7 कलर को क्यों दिखाता है, जब प्रिज्म से हम दिखाते हैं तो बोलोगे स्पेक्ट्रम इसलिए बनता है क्योंकि वेवलेंथ सभी की अलग अलग होती है, और वेवलेंथ अलग अलग होगी तो डेविएटेड भी अलग अलग होगी। जैसे कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और सबसे कम डेविएटेड, सबसे कम विक्षेपित होगा, सीधा निकल जाएगा, ठीक है। और आप बोलोगे कि जो वॉयलेट होता है उसका वेवलेंथ सबसे क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो क्या होता है, ज्यादा विक्षेपित हो जाता है। अब रेड कलर की जो बत्ती होती है कोई रोकता है क्या, एम्बुलेंस को नहीं रोकता है ना, तो बोलोगे वो सीधा निकल जाएगा, रेड कलर वाला सीधा निकल जाएगा, सीधा मतलब वो ज्यादा मुड़ेगा नहीं, इसका वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और उसमें क्या बोलोगे, उसका वेवलेंथ कम होता है, वॉयलेट का कम होता है, इसलिए वो डेविएटेड हो जाएगा, ज्यादा विक्षेपित हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलोगे स्पेक्ट्रम जो है वो 7 कलर में विभाजित कर देता है व्हाइट कलर को, क्योंकि सभी के वेवलेंथ अलग अलग होते हैं और इसी कारण सभी जो है अलग अलग विक्षेपित होते हैं, ठीक है। कोई ज्यादा विक्षेपित हो जाता है, कोई कम विक्षेपित हो जाता है। प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म आपका टू ट्राइंगुलर एंड द 3 रेक्टेंगुलर, मतलब 2 आपके जो है मेन त्रिभुज से बना है
और आपका जो है 3 जो है वो आयत से मिलकर प्रिज्म बनता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म जो है अगर मैं देखूंगा तो प्रिज्म की बात जो है किसने की थी, आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन ने जो है वो क्या किया था, पहले व्हाइट लाइट को, आइजक न्यूटन क्या करता है, सबसे पहले व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू गुजारा था उसने, प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को गुजारा था, तो ये क्या हुआ था आपके 7 कलर में विभाजित हो गया था। फिर उल्टा भी कर दिया था इसने, तो उल्टा जो प्रिज्म किया था तो ये 7 कलर फिर से किसमें कन्वर्ट हो गया था, व्हाइट लाइट में, ठीक है। तो यानी ये किसने किया था, आइजक न्यूटन ने। स्पेक्ट्रम की खोज किसने की थी, मेन आइजक न्यूटन ने, ठीक है। तो ये देखो आपका एंगल ऑफ, अब हमारा जो है, तो आइजक न्यूटन द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव्ड दैट सनलाइट मेड अप ऑफ 7 कलर। किसने बताया था कि सनलाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बना है, तो आइजक न्यूटन ने। किसने बताया था, आइजक न्यूटन। उसी 7 कलर को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम 7 कलर को, व्हाइट रंग को 7 कलर में विभाजित क्यों कर देता है, क्योंकि सभी की वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो कोई ज्यादा विक्षेपित हो जाता है, कोई कम विक्षेपित होता है। सबसे कम विक्षेपित कौन होता है, रेड। सबसे ज्यादा विक्षेपित कौन होता है, आपका वायलेट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, यही आपको मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू गुजारा था तो 7 कलर में विभाजित हो गया था, फिर दूसरा प्रिज्म भी डाल दिया तो ये आपका व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा व्हाट इज द रेफर एज व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट किसको रेफर कर रहा है, तो व्हाइट लाइट जो है वो किसको रेफर कर रहा है, यानी एनी लाइट दैट फॉर्म्स स्पेक्ट्रम टू सिमिलर ऑफ सनलाइट इज रेफर टू द व्हाइट लाइट। जो सनलाइट होती है ना उसको हम व्हाइट लाइट ही कहते हैं, और स्पेक्ट्रम में यानी जो हमारा सनलाइट को अगर हम गुजारेंगे प्रिज्म के थ्रू तो 7 कलर में विभाजित होगा। मतलब क्या बोलूंगा कि जो 7 कलर का जो मिक्सचर होगा ना, 7 कलर का जो मिक्सअप होगा वो आपको व्हाइट कलर देगा, ठीक है। ये याद रखना, ये सनलाइट कैसे कलर होती है, व्हाइट लाइट होती है, ठीक है। अब हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आपका मतलब अंदर में ही पूरा जो है ना, पूरा जो है रिफ्लेक्शन जो है अंदर में ही हो जाना। हीरे जो है, सबसे याद रखना, हीरे जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। यानी इसमें आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में अगर मैं बात करूंगा तो व्हेन, यानी अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या, व्हेन लाइट एंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सीड्स द क्रिटिकल एंगल, लाइट रिफ्लेक्ट्स इन द डेंसर मीडियम, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि लाइट आपका जो है यानी यहां से इस मीडियम में आएगा और इसी में वापस आ जाएगी। लाइट यहां से आ गई और इसी मीडियम में वापस आ जाएगी, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, पूरी तरह से इसी में वापस आ गई है। तो हीरे में क्या होता है कि हीरा जो बना होता है ना, तो हीरे में लाइट इसी के अंदर जो है लगभग ना घूमती रह जाती है, ठीक है, इसलिए हीरा ज़्यादा चमकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक ही मीडियम से लाइट जाती है, उसी मीडियम में दोबारा वो आ जाती है, ठीक है। अब हमारा इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण क्या होता है, तो यानी हमने यहाँ पे देखा था, यानी चलो इसको तो पढ़ लोगे आप। सबसे मेन अगर हम देखते हैं तो रेनबो कब बनता है, तो रेनबो कभी भी जो है आपका यानी जब आपका बारिश होगा और धूप होगा ना तब रेनबो बनेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो धूप होता है उसमें व्हाइट लाइट होती है, और जो बारिश होता है तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, पानी की जो बूंदें होती है वो प्रिज्म की तरह काम करती है। तो जो व्हाइट लाइट है वो ड्रॉपलेट्स यानी पानी की बूंदे पे पड़ेगी ना, तो टकरा के जो आपका क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और फिर वो पीछे की ओर जो है क्या बनेगा आपका, यानी सूरज के पीछे की ओर आपका रेनबो बनेगा, ठीक है। तो यानी आपका क्या है, रेनबो क्या होता है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग है इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर्स। जब बारिशात होगी, धूप होगी, तो आपका रेनबो निकलेगा। इसमें आपका प्रिज्म की तरह कौन काम करेगा, आपका पानी की बूंदे, यहाँ पे लाइट आएगी, व्हाइट लाइट आएगी, और प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 कलर में विभाजित कर देता है, ठीक है। तो 7 कलर में विभाजित होके मतलब ये आपका ड्रॉपलेट्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका लाइट आएगी, यहाँ से टकराएगी, फिर ये सन के पीछे की ओर जो है आपका 7 कलर में इसको क्या कर देगा, विभाजित कर देगा, ठीक है, 7 कलर में। तो इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेनबो ऑब्जर्व द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन, कहाँ पे होगा, अपोजिट टू द सन, सन के पीछे, ठीक है, याद रखना। किसके कारण हुआ ये, तो पहला डिस्पर्सन, यहाँ पे लगभग सबसे पहले क्या हुआ कि लाइट यहाँ पे आई, अब यहाँ पे लाइट जैसे आएगी तो मतलब यहाँ से आपका जो है कलर में क्या हो जाएगा, 7 कलर में विभाजित होना ही डिस्पर्सन कहलाता है, याद है ना, व्हाइट लाइट का 7 कलर में विभाजित होना डिस्पर्सन कहलाता है। रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे आपका रेयर मीडियम है, क्योंकि एयर है, एयर में कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, रेयर मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे पानी की बूंदों में डेंसर मीडियम है, क्योंकि इसके कण पास पास में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रेयर मीडियम से अगर मैं डेंसर मीडियम में जाऊँगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यानी अपवर्तन होगा, ठीक है।
फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल मतलब आंतरिक परावर्तन। अब देखो यहाँ से यहाँ पे टकराया, फिर यहाँ पे हुआ, तो अंदर में ही मुड़ रहा है ना, ये अंदर में ही हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर आपका क्या बनेगा, सन के, ये अगर सन मान लिया तो सन के पीछे आपका जो है ये 7 कलर जो है क्या रेनबो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो रेनबो आपका सन के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। कारण क्या है रेनबो का, तो बताओगे डिस्पर्सन, पहला विक्षेपण हो जाना, रिफ्लेक्शन होना और इंटरनल रिफ्लेक्शन होना, आंतरिक परावर्तन होना, ठीक है, ये याद रखना। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया था कि वाटर ड्रॉपलेट, जो पानी की बूंदें हैं वो सस्पेंडेड इन द एयर आफ्टर रेन, यानी रेन के बाद जो है आपके पानी की बूंदें रहती हैं। तो ड्रॉपलेट्स बिहेव लाइक अ ग्लास प्रिज्म, ये ग्लास प्रिज्म की तरह काम करेगी। ये लाइट को फिर एंटर होगी, लाइट एंटर होगी रेन ड्रॉप में, और फर्स्ट रिफ्लेक्ट्स एंड फिर डिस्पर्स होगा, और फिर आपका इंटरनली रिफ्लेक्ट्स होगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपके 7 कलर में विभाजित हो जाएगा। ये देखो सबसे पहले लाइट आई, व्हाइट लाइट आई है, तो फिर व्हाइट लाइट यहाँ पे आई है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ पे जो है व्हाइट लाइट जैसे आया तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट्स होगा, है ना। यहाँ पे रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है ना, यहाँ पे रेयर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम। तो सबसे पहले क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, रेयर से डेंसर में जाएगा तो रिफ्लेक्ट हुआ, मतलब आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन। फिर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कलर में विभाजित हो गया, फिर यहाँ से लगभग 7 कलर में विभाजित हो गया। तो यहाँ से कलर में विभाजित होना, 7 कलर में, अगर व्हाइट लाइट अगर 7 कलर में विभाजित होगा तो उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं, विक्षेपण होना। अब इसके अंदर ही 7 कलर विभाजित हो गए, इसके अंदर ही देखो, यहीं से गया यहीं पे आ गया, तो आंतरिक परावर्तन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और आपका जो है रेनबो कहाँ पे बन रहा है, सनलाइट के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, ये आंतरिक परावर्तन सबसे पहले होगा रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन, फिर क्या होगा, डिस्पर्सन, 7 कलर में विभाजित हो जाएगा रंग व्हाइट कलर, और फिर आपका जो है यानी इसके अंदर ही 7 कलर जो है वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। ऐसे बनता है आपका रेनबो, ठीक है, ये याद रखना। चलो, तो रेनबो हमारा बताओ कब बनेगा, जब आपका बरसात होगी, धूप होगा, सन के पीछे बनेगा। इसमें क्या होता है, आपका 3 कारण है, पहला रिफ्लेक्शन यानी जो है अपवर्तन, फिर डिस्पर्सन मतलब 7 कलर में विभाजित हो जाएगा अंदर ही अंदर, ठीक है, फिर आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन है मतलब आंतरिक परावर्तन होगा, और सूरज के पीछे जो है आपका रेनबो बन जाएगा, ठीक है। चलो, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे आपके क्या होते हैं, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर कंबल होते हैं ना, 4-5 कंबल, ये आपका शोभ मंडल, संताप मंडल, ये आपका मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल होता है, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी के, ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर बहुत सारे लेयर होती है, परत होती है, ठीक है। तो सभी परत में आपका सेम डेंसिटी नहीं है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। तो किसी में ज़्यादा डेंसिटी होगा तो ज़्यादा मुड़ जाएगा लाइट, किसी में कम होगा तो कम मुड़ेगा लाइट, फिर ज़्यादा फिर कम। तो मतलब इसी कारण जो है आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जितने भी मंडल होते हैं, जितने भी लेयर्स होती है ना हमारे पृथ्वी के ऊपर, उन सभी का डेंसिटी अलग अलग है, ठीक है, वो सभी जो है अलग अलग मीडियम के तरह बिहेव करते हैं। तो किसी में लाइट ज़्यादा मुड़ जाती है, किसी में कम। इसी कारण आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे देखो, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन बाय द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर डिफरेंट लेयर होते हैं, उसके कारण जो रिफ्लेक्शन होगा ना, जो अपवर्तन होगा, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके कारण क्या होगा कि फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो तारे जो टिमटिमाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे पृथ्वी है, अब यहाँ पे आपका शोभ मंडल है, ये आपका समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। अब यहाँ पे सभी में डेंसिटी अलग अलग है, तो यहाँ पे ज़्यादा मुड़ जाएगी, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम। तो क्या होगा, यानी फ्लिकरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो चीज़ें वो आपका जो टिमटिमाती हुई नजर आती हैं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन मतलब आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो बोलोगे जो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, याद रखना। सबसे मेन क्वेश्चन पूछा होता है, कई बार पूछा गया, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। स्टार्स नियर हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजिशन, मतलब जो आपके स्टार्स होते हैं, अगर नियर हॉरिजन के स्टार्स होते हैं तो ये थोड़े ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब स्टार्स अगर यहाँ पे होंगे ना, यहाँ पे अगर स्टार्स होगा तो ये थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, तो ये भी कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनलाइट, 2 मिनट पहले सूरज का उगना, 2 मिनट बाद में सूरज का अस्त होना, ठीक है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होगा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का चमकना, तो सभी चीज़ें याद रखना, एग्जाम्पल याद रख लो। इसमें पूछेगा आपका तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं,
वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जो आपके 2 मिनट पहले सूर्य और 2 मिनट बाद में अस्त क्यों होता है, 2 मिनट पहले उग जाते हैं 2 मिनट बाद में अस्त होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। फ्लिकरिंग ऑफ द जो स्टार्स होते हैं क्यों होता है आपका, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये सब जो है बता दोगे, ठीक है। अब हमारा इधर देखो, तो एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिहाइंड द फायर और अ हॉट सरफेस रेफर्स टू द फ्लिकर व्हेन सी थ्रू द एयर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे कि मम्मी कुछ खाना वाना बना रही है, तो यहाँ पे आपका कुछ चीज़ें हैं वो जो बन रहा है, तो यहाँ से आपका जो है कुछ धुआं निकलता है, ठीक है, यहाँ से धुआं निकलता है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से किसी ये ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी ऑब्जेक्ट है, तो बी अगर ए को दिखेगा ना तो थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आएगा। ऐसा क्यों होता है, तो वही पूछ रहा है क्यों वो फ्लेकर कर रहा है, जो ए है वो क्यों फ्लेकर कर रहा है। तो मतलब क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर जो है वो अबव द हॉट सरफेस बिकम हॉट एंड राइजेस। अगर यहाँ पे एयर जो है, अब यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे क्योंकि चीज़ें बन रही है, गर्म चीज़ें हैं, तो यहाँ की एयर क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ये ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा आपका, यानी द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द कूल एयर। तो यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी ठंडी हवा आ जाएगी, यहाँ पे ठंडी हवा आ जाएगी, ठीक है। और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द हॉट एयर इज लेस देन कूल एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना वो हॉट एयर का क्या होता है, कम होता है, कूल एयर का ज़्यादा होता है। मतलब ज़्यादा आपका किसका होता है, कूल एयर में ज़्यादा मुड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें मुड़ेगी, और लेकिन हॉट एयर में कम चीज़ें मुड़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब आपका जो अपवर्तनांक है, ठीक है, तो अपवर्तनांक किस में कम होगा, आपका हॉट एयर में, उसमें कम मुड़ेगी इसीलिए। और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस में होगा, आपका कूल एयर में, इसलिए उसमें ज़्यादा मुड़ेगी, ठीक है। सो दैट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम आर नॉट कॉन्स्टेंट ड्यू टू चेंजिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव। अब मुझे बता, क्या ये ऐसा एक ही बार होगा, नहीं ना, गर्म होते हुए हवा उठती जाएगी, गर्म हवा ऊपर उठती जाएगी, ठंडी हवा आती रहेगी, गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा, तो ये लगातार ऐसा हो रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, सामने वाला जो है फ्लिकर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बताओगे पूरा कि वो जो है अगर कोई चीज़ गर्म है तो उसके सामने रखी हुई वस्तु जो फ्लिकर क्यों कर रही है, क्या बताओगे, तो क्योंकि हवा गर्म होने पे ऊपर उठती है और ठंडी हवा जो है उसकी जगह आ जाती है, और ऐसा लगातार होता है, इसी कारण जो है सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लिकर हो जाता है, वो आपका हिलने डुलने लग जाता है, ठीक है। तो ये तो आप बता दोगे, ठीक है। अब हमने पढ़ा था स्टार्स जो है वो क्या होता है कि हॉरिजन से देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर दिखाई देगा, यानी आप अगर देखोगे तो स्टार्स जो है एक्चुअल में यहाँ पे है, लेकिन दिखाई कहाँ पे देगा मुझे, ऊपर में थोड़ा सा। कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं, 2 मिनट बाद सूरज उगता है, या 2 मिनट पहले सूरज उगता है, 2 मिनट बाद अस्त होता है, ठीक है। और हमें स्टार्स जो है थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं, ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है। ये सब तो आप याद कर ही लोगे, ठीक है। एडवांस सनराइज का भी मेन क्या मैंने बताया था, तो ये भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये भी इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स भी क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। वही आपका एटमॉस्फेरिक जो है रिफ्रैक्शन के कारण, तो ये आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, तो टिंडल इफेक्ट में मतलब क्या होता है कि जब जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसके थ्रू लाइट का फैल जाना ड्यू टू डस्ट पार्टिकल जो है वो लाइट को फैला देती है, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। यानी स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट थ्रू डस्ट पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि लाइट जो है वो फैल जाती है, किसके कारण, आपके धूल कण के कारण, तो इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यानी ये कोलाइडल में मेन होता है, ठीक है आपका। तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हो, यानी जो जो मैंने आपको बताया है, यानी इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले इफ़ द पार्टिकल्स आर वेरी फाइन, बहुत छोटे छोटे अगर पार्टिकल्स होंगे ना, अगर छोटे पार्टिकल्स होंगे तो स्कैटर करेगा मेनली ब्लू लाइट। तो आपके आकाश में अगर ब्लू कलर है तो बताओ आसमान जो है वो ब्लू कलर क्यों दिखाई देगा, क्योंकि उस समय छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, फाइन पार्टिकल्स होंगे, और छोटे पार्टिकल्स कौन से कलर को फैलाते हैं, ब्लू कलर को, ठीक है। मीडियम अगर साइज अगर होगा पार्टिकल्स का, कण का मीडियम साइज होगा तो रेड कलर फैलाएगा, ठीक है। तो अगर साइज मीडियम होता है तो कौन सा कलर फैलता है, तो रेड कलर। तो आपका अगर जो है आकाश का कलर अगर रेड है, या आपका जो है 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद में जो है रेड कलर क्यों दिखाई देता है आपका, सूरज उगने से पहले या उगने के बाद, तो ये आपका वहाँ पे क्या होता है, आपका जो मीडियम साइज पार्टिकल के हो जाते हैं। तो मीडियम साइज होने के कारण जो है ये रेड कलर को क्या करता है,
दिखाता है, ठीक है, स्कैटर करता है, फैलाता है। और अगर लार्ज पार्टिकल होगा, अगर बड़े बड़े पार्टिकल होंगे तो इसमें क्या होगा, आपका व्हाइट लाइट, यानी व्हाइट लाइट आपको दिखाई देगा, ठीक है। बड़े बड़े पार्टिकल्स किसको फैलाते हैं, आपके व्हाइट लाइट को फैलाते हैं, ठीक है। छोटे पार्टिकल्स किसको, ब्लू को फैलाते हैं, मीडियम वाले रेड को, और बड़े वाले व्हाइट को, इतना याद रखना, ठीक है। तो डेंजर साइन जो है वो आपका रेड कलर का क्यों होता है, जो डेंजर का साइन है वो रेड कलर का क्यों होता है, तो अभी बताया था मैंने, लीस्ट स्कैटर्ड है, सबसे कम ये जो आपका फैलता है, ये सीधा जो चला जाता है ना, ये आपका लीस्ट डेविएटेड है, सबसे कम मुड़ता है, ठीक है। और वेवलेंथ इसका ज्यादा होता है, और ये दूर से ही हमें दिखाई दे देता है। फॉग में इट लीस्ट स्कैटर्ड, मतलब सबसे कम ये आपका विक्षेपित होता है। बाय फॉग स्मोक, इसमें भी आपका ज्यादा विक्षेपित नहीं होता, ये दूर से ही दिखाई देता है, ठीक है। यानी आप जब देखोगे धुंध में ये आपको दूर से ही दिखाई देगा, इसलिए हम इसको रेड कलर को हम डेंजर साइन बनाते हैं, ठीक है। और वाई द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू, अब बता ब्लू क्यों, क्लीन डे में वो जो ब्लू की दिखाई देगा, क्योंकि ब्लू क्लीन डे में क्या होता है आपका, यानी आकाश में स्मॉल यानी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। और छोटे छोटे कण किस, कौन से लाइट को फैलाएंगे, ब्लू लाइट को, ठीक है। तो अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स, इसलिए आपका यहाँ पे कौन सा कलर दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा आपका स्काई जो है, ठीक है। हाउ डज द स्काई अपीयर टू द एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस और अ पैसेंजर ऑफ जेट फ्लाइंग द हाई एल्टीट्यूड, अगर जो आपके जो कहाँ पे, तो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जब वो ऊपर में उड़ान करेंगे तो उनको कैसा दिखाई देगा बाहर, तो बाहर उनको ब्लैक कलर दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट फैलेगी ही नहीं, क्योंकि वो लाइट जो है वहाँ पे स्कैटर ही नहीं करेगा, टिंडल, क्योंकि लाइट कब फैलेगी, जब उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तो पार्टिकल्स होते ही नहीं है, वहाँ पे तो मीडियम ही नहीं कोई, तो लाइट नहीं फैल पाएगी, इसी कारण उसको क्या दिखाई देता है, ब्लैक कलर, ठीक है। तो द स्काई वुड बी अपीयर डार्क to the astronaut in the space as scattering is the not very prominent at such high altitude, मतलब स्कैटर नहीं होगा हाई एल्टीट्यूड पे, जो है स्कैटर नहीं होगा, क्योंकि एब्सेंस है पार्टिकल्स, वहाँ पे कण है ही नहीं। तो कण अगर नहीं है तो लाइट नहीं फैलेगी, लाइट नहीं फैलेगी तो इसका मतलब वहाँ पे आपको अंधेरा दिखाई देगा, ठीक है, याद रखना। वाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, क्लाउड क्यों अपीयर व्हाइट दिखाई दे, तो क्या होता है, व्हाइट कलर का फैलेगा जब आपके बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, तो क्लाउड बड़े बड़े पार्टिकल्स से बने होते हैं, बड़े कणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए वो व्हाइट कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। क्लाउड आर द फॉर्म्ड ऑफ वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर्स क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, इसी के लार्ज होते हैं, लार्ज साइज, इसीलिए हमारा ये व्हाइट कलर दिखाई देता है, ठीक है। वाई द कलर ऑफ सन अपीयर रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट, तो वही क्योंकि इसमें मीडियम कलर, मीडियम पार्टिकल्स हो जाते हैं, यहाँ पे मध्यम जो है ना कण हो जाते हैं, छोटे छोटे भी नहीं, ज़्यादा छोटे भी नहीं, ज़्यादा बड़े भी नहीं, और मध्यम कण जो है किसको फैलाते हैं, आपके रेड कलर को फैलाते हैं, ठीक है। वाई द प्लैनेट नॉट ट्विंकल्स, प्लैनेट्स क्यों नहीं जो है ट्विंकल करते हैं, फ्लिकरिंग मतलब टिमटिमाते क्यों नहीं है प्लैनेट्स, ग्रह, क्योंकि ये हमारे पास में है और ये ज़्यादा हमारे पास में होने के कारण यहाँ पे ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर to the earth and are thus seen as the extended source. If we consider planet as a collection of large number of point size, the source of light, total variations in the amount of light entering our eyes from individuals point size, मतलब सिंपल से याद रखना, क्योंकि हमारे पास में होते हैं इसलिए ये नहीं ट्विंकल करते हैं, नहीं ये जो है आपके ये टिमटिमाते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि वो हमसे दूर होते हैं, पहला पॉइंट तो, और दूसरा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और आपका नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूँ, ठीक है। तो अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों को भी भेजो और उनको भी बताओ कि सिर्फ 13 वीडियो में पूरे साल की रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। थैंक यू।